नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल की, और ये सीरीज है 300 क्वेश्चन की। 300 क्वेश्चन की ये सीरीज है और इसमें जो है हमने 4 क्लास आपको पहले करा चुके हैं और ये हो जाती है इसकी 5वीं क्लास। ठीक है, 4 क्लास में हमने आपको दिए हैं 200 क्वेश्चन और इसमें अभी आपके 100 क्वेश्चन और रह रहे हैं। 50 इसमें आज हो जाएंगे और 50 के लिए आपको एक वीडियो और देखनी पड़ेगी। तो टोटल 6 वीडियो आपको इसमें मिल जाती है टॉप 300 क्वेश्चन में। और आज की जो हमारी क्लास है वो 5वीं क्लास है इसकी। ठीक है, ये आपको देख लेना, 5वीं क्लास। इससे पहले 4 क्लास इसकी हो गई हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे और बाकी बाकी 4 क्लासें भी इसकी वहाँ पर जो है आपको मिल जाएंगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे हम आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज की क्लास। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हो जाता है हमारा 201 नंबर से। 200 क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको पहले ही और आज हो जाता है हमारा 201 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाते रहे हैं पहले से, और अब भी इसी तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है। पारीछा बांध है, इससे कई बार क्वेश्चन बनता है पारीछा बांध से। तो ये हो जाता है आपका वेतवा नदी पर। ठीक है, वेतवा नदी हो जाती है, इस पर हो जाता है आपका पारीछा बांध। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सा नदी का तटवर्ती क्षेत्र हो जाएगा जो अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। तो अवनलिका के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हो जाता है आपका चंबल। ठीक है, चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। उत्तर दिशा में नहीं बहती है, ये जो सारी हैं ये सब जो है गंगा की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। ठीक है, गंगा में मिल जाती हैं जाकर, और कोई यमुना में मिल जाती है, कोई गंगा में मिल जाती है। तो इस तरह से ये आपकी केन इधर से जाएगी। आपसे पूछा गया है जो आपकी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, तो ये उत्तर दिशा में बह जाएगी, चंबल भी जाएगी, बेतवा भी जाएगी, लेकिन गंडक जो है ये उत्तर दिशा में नहीं बहेगी, ये बहेगी आपकी दक्षिण की दिशा में, कुछ इस तरह से ये जाएगी। ठीक है, पहले दक्षिण की दिशा में जाएगी और उसके बाद ये पूर्व की दिशा में तरफ जो है टर्न हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है आपका डी। गंडक नदी जो है ये उत्तर दिशा की ओर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट का चयन करना है, आपको सही उत्तर भी आपको बताना है। एक तरफ आपकी सूची 1 हो जाती है, एक तरफ आपकी सूची 2 दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चित्रकूट के बारे में। तो चित्रकूट ये किस नदी के किनारे हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, आपको जोन सा पता है। सबसे पहले आप ये देखो, ये 4 हैं। ठीक है, इन 4 में से आपको कौन सा पता है। तो हमें पता है सबसे पहले मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे हो जाता है और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे हो जाता है। बाकी हमें चाहे ना पता हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तीसरे का हो जाता है हमारा 1। तो तीसरे का 1 जो है किस में दिया गया है। तो तीसरे का 1 आपको देख लेना, 1 दिया गया है ए में, 1 दिया गया है आपका बी में। ठीक है, तीसरे का 1। अब चौथे का 3, चौथे का 3 आपका दिया गया है केवल एक ही ऑप्शन में, और इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं। 4 का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 4। ठीक है, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे और जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे। इस तरह से आप इसको बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है इस क्वेश्चन को करने की कि आपको सबसे पहले 1 पता होना चाहिए, उसको पहले आप लगा सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से कभी कभी तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है केवल 1 पता होने से ही। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, ए का 4, बी का 2, डी का 1 हो जाएगा और डी का आपका हो जाता है 3। ठीक है, ये हो जाता है आपका इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न नगरों में कौन गंगा नदी के दाहिने किनारे पर नहीं है। कौन हो जाता है गंगा नदी के दाहिने किनारे पर नहीं है। ये आपकी गंगा हो जाती है, कुछ इस तरह से जा रही है। तो ये आपका हो जाता है जो किनारा है इसका दाहिना, और ये हो जाता है इसका बायां किनारा। इस तरह से जब आप चलते हैं
ठीक है, इस तरह से आप चलेंगे तो आपको देख लेना है, सबसे पहले आपका आ जाता है हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पर आपका हरिद्वार आ जाएगा, ये आपका हो जाता है दाहिने किनारे पर। हरिद्वार के बाद आपका आ जाएगा फिर कानपुर, ये भी दाहिने किनारे पर आ जाएगा। कानपुर के बाद आपका इलाहाबाद आ जाएगा, ये भी दाहिने किनारे पर आ जाएगा। और इसके बाद इससे पहले जो आपका आ जाता है, ये आ जाता है वाराणसी। वाराणसी जो है ये दाहिने किनारे पर नहीं है, तो वाराणसी हो जाता है गंगा के बाएं किनारे पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो वाराणसी है इसका हो जाता है करेक्ट आंसर, और ये गंगा के हो जाता है बाएं किनारे पर। उत्तर प्रदेश की किन नदियों में किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? कौन सी नदियां हो जाती हैं जिनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, यह आपको बताना है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं सबसे पहले गोमती नदी के बारे में। तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपका नहीं हुआ है हिमालय से। वेतवा नदी है, ये भी हिमालय से संबंधित नहीं है। लेकिन जो रामगंगा है, ये गंगा चली जाती है, इसके बाद रामगंगा चली जाती है, उसके बाद फिर शारदा चली जाती है। तो इस तरह से कुछ ये नदियाँ जाती हैं। तो यहाँ जो है रामगंगा संबंधित हो जाएगी आपकी हिमालय से, और एक आपकी हो जाएगी शारदा, हिमालय से संबंधित हो जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया जो हिमालय से संबंधित नहीं है। तो एक तो आपकी गोमती संबंधित नहीं है, और एक आपकी वेतवा संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और 1 और 3 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो ये हो जाता है आपका सोनभद्र में। ये कई बार परीक्षाओं में देखा गया है एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो ये पूछा गया था आपसे, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, ये सोनभद्र में अवस्थित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया है? राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया है? तो ये किया गया है 1 अप्रैल 1959 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ के निकट स्थित हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना का पुनरुद्धार किससे सहयोग से कराया गया था? किसके सहयोग से कराया गया था, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये आपका अलीगढ़ के निकट हो जाता है हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना। इसका पुनरुद्धार आपको बताना है, तो ये हो जाता है आपका रूस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार कराया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अनपरा डी परियोजना का निर्माण किस देश की कंपनी के सहयोग से हुआ था? जो अनपरा डी परियोजना हो जाती है, इसका निर्माण हुआ है, तो ये हो जाता है आपका जापान के सहयोग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर भी आपका हो जाता है करेक्ट। और अनपरा की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाती है सोनभद्र में है अनपरा डी परियोजना। ठीक है, जगह भी आपसे पूछी जाएगी तो सोनभद्र में हो जाती है। इसके बाद ओबरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो ओबरा जल विद्युत परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाती है रिहंद नदी पर। ठीक है, और रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 213 नंबर आ जाता है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई है? ये एकमात्र हो जाता है, और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी और कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश का हो जाता है ये नरोरा में, नरोरा हो जाता है बुलंदशहर में, और 1989 में इसकी स्थापना की गई थी बुलंदशहर के नरोरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र की रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? निजी क्षेत्र की हो जाती है रोजा ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ इसकी स्थापना की गई है? तो इसकी जो स्थापना है वो की गई है आपकी शाहजहांपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका हो जाता है करेक्ट। उत्तर प्रदेश में ट्रोनिक सिटी विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ और किसके द्वारा बनवाया गया था? विद्युत उत्पादन केंद्र हो जाता है ट्रोनिक सिटी, तो ये बनवाया गया है नोएडा में भेल के द्वारा। ठीक है, भेल हो जाता है BHEL। ठीक है, ये हो जाता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, ये हो जाती है भेल की फुल फॉर्म। तो इसके द्वारा बनवाया गया था, नोएडा में बनाया गया था। ठीक है, क्या हो जाता है टोनिक सिटी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और यही आपसे पूछे जाते हैं। रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट नीति उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? ये हो जाते हैं रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक, यानी रूफटॉप यानी घरों की जो छत पर लगाए जाने थे, वो ये हो जाते हैं पावर प्लांट। तो इसकी जो ये जो लागू की गई थी नीति, ये की गई थी 2014 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, और 2014 में लागू की गई थी और 2017 तक जो है प्रभावी रही थी। ठीक है,
ये भी आपको याद रखना है। कब तक प्रभावी रही है? 2017 तक ये प्रभावी रही है। निजी क्षेत्र का कम सचन बेस्ट बायोमास पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया है? कम से सचन बेस्ट बायोमास पावर प्रोजेक्ट होता है, तो ये हो जाता है आपका 2008 में गाजीपुर में। ठीक है, 2008 में लगाया गया है, स्थापित किया गया है और गाजीपुर में स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। रिलायंस समूह के द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? ताप विद्युत स्टेशन की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपकी रोजा में। ठीक है, पहले ये किसी और के जो है नाम से था, अब ये जो है रिलायंस समूह ने इसको फिर खरीद लिया था। ठीक है, तो ये हो जाती है 1200 मेगावाट की हो जाती है विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है रोजा में। उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये हो जाता है आपका तापीय ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। तापीय ऊर्जा हो जाता है विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत। प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, विकास एवं उद्योगों की स्थापना हेतु भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना? तो ये की गई है 1955 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। 1955 में की जाती है उत्तर प्रदेश में, जो जिससे आपकी खनिज संपदा की खोज हो सके, तो उसके लिए विकास एवं उद्योगों की स्थापना करने हेतु भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है इसकी स्थापना? तो ये की जाती है, ये आपकी स्थापना की गई है, तो 1974 में इसकी स्थापना हो जाती है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की। प्रदेश के कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है? प्रदेश के कितने जिले हो जाते हैं जिनको खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये हो जाते हैं 10 क्षेत्र। ठीक है, जिनको खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। और प्रदेश की बात करेंगे तो पहली जो खनिज नीति है वो आ जाती है आपकी 29 दिसंबर 1998 में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहली जो खनिज नीति है ये आ जाती है आपकी 1998 में, और इसको जो है घोषित कर दिया गया था। और इस नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था और प्रदेश में 10 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र भी घोषित किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम की बात हो रही है तो ये पाया जाएगा आपका ललितपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। कांच व बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? कांच व बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कांच और बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश के किस जिले से ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं प्रदेश के किस जिले से? तो ग्रेफाइट मिल जाता है आपका हमीरपुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। उत्तर प्रदेश के जिले के कजराहट व रोहतास क्षेत्र चूना व पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये किस जिले में हो जाते हैं, किस जिले के हो जाते हैं? एक कजराहट हो जाता है, एक आपका रोहतास हो जाता है। तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं ये आपको मिल जाते हैं देखने को मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। प्रदेश में सर्वाधिक कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक हो जाते हैं कोयले के भंडार, ये पाए जाते हैं आपके सोनभद्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। सोनभद्र जिले में सिंगरौली में पाया जाता है ये सोनभद्र क्षेत्र। ठीक है, सोनभद्र जिले के सिंगरौली में पाया जाता है ये कोयले के जो भंडार हैं ये सबसे ज़्यादा सिंगरौली में पाए जाते हैं। और ये सिंगरौली कहाँ है? तो ये हो जाता है आपका सोनभद्र जिले में। चाइना किले प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो चाइना किले है वो प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चाइना किले पाई जाती है आपकी सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फायर किले प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो फायर किले है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा आपका मिर्ज़ापुर में। ठीक है,
ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है फायर किले, और यहाँ आपने देखा चाइना किले, तो ये पाया जाएगा सोनभद्र में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, ये भी आपको समझना है। हीरा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से निकाला जाता है? तो हीरा निकाला जाता है ये बांदा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की शारदा और रामगंगा नदियों के रेतों से क्या निकाला जाता है? जो उत्तर प्रदेश की हो जाती है एक रामगंगा, एक हो जाती है आपकी शारदा। इन दोनों के जो रेत होता है उसमें से क्या निकालते हैं? सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, तांबा या फिर लोहा? तो इसमें से क्या निकाला जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें से निकाला जाएगा आपका सोना, ठीक है। दोनों नदियों से आपका सोना निकाला जाएगा। तांबे के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तांबे के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये क्षेत्र हो जाता है आपका ललितपुर, ठीक है। ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में हो जाता है, ये ललितपुर का हो जाता है सोनराई क्षेत्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में सोनराई भी देखने को मिल सकता है, आपसे शहर पूछे जाएंगे तो सोनराई शहर उसमें आ सकता है, ठीक है। वैसे आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाता है ललितपुर। अगला क्वेश्चन है एंडोलोसाइट उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? एक एंडोलोसाइट हो जाता है, एक डोलोमाइट हो जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा एंडोलोसाइट? तो ये पाया जाता है आपका मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जो है दिखाया गया प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज एक दृष्टि में, ठीक है। इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। चूना पत्थर ये मिल जाता है आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, ये कजराट नाम आपको याद रखना है। कोयला सिंगरौली में मिल जाएगा। बॉक्साइट ये चंदौली में मिल जाएगा। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में मिल जाएगा। इसके बाद कांच बालू ये आपका मिल जाता है इलाहाबाद में। पोटास लवन इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी। एंडोलोसाइट ये मिर्ज़ापुर में हो जाएगा। पायरोफिलाइट ये आपका झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में हो जाएगा। सेल खड़ी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका हमीरपुर और झांसी में। इसके बाद हो जाता है पायराइट्स, तो पायराइट्स हो जाता है ये मिर्ज़ापुर में। रॉक फॉस्फेट ये बांदा, ललितपुर में हो जाता है। फायर किले ये हो जाती है आपकी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाई जाती है आपकी फायर किले। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में हो जाएगा। सोना शारदा एवं रामगंगा के रेत में हो जाता है। तांबे की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है ललितपुर क्षेत्र, ये सोनराई हो जाता है ललितपुर का। यूरेनियम की बात करेंगे, आपका हो जाता है ललितपुर में यूरेनियम भी। संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में हो जाता है। एस्बेस्टस ये मिर्ज़ापुर में हो जाएगा। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर में और डायरोस्पार ये ललितपुर में हो जाएगा। इसकी एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई है? राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा तो ये हो जाती है 1998 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और राष्ट्रीय वन नीति का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो ये था देश के कुल 33% क्षेत्र पर वन होना अनिवार्य इन्होंने कर दिया था, ठीक है। ये हो जाती है आपकी राष्ट्रीय वन नीति। उष्ण कटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाएंगे आपके भावर व तराई क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। भावर इसका नहीं होगा, तराई भी नहीं होगा, यानी दोनों इसके हो जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सी करेक्ट हो जाता है। शैमल और गुरेल वृक्ष की लकड़ियों से बनाया जाता है। शैमल और गुरेल वृक्ष की लकड़ियों से क्या बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाना है आपका माचिस की तीली व उसका डब्बा जो बनता है वो किससे बनेगा? तो वो बनेगा आपका सेमल और गुरेल वृक्ष की लकड़ियों से। उत्तर प्रदेश में चमड़े की रंगाई का कार्य किया जाता है किसकी छाल से? नीम की, सफ़ेदा की, बबूल की या फिर शीशम की? तो चमड़े की जो रंगाई का काम है ये किया जाता है बबूल की छाल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। प्रदेश के किस जिले में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र रहा है? सबसे कम हो जाता है वन क्षेत्र, तो ये हो जाता है आपका संत रविदास नगर में।
ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया था प्रदेश के किस जिले में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम 1% है, तो ये संत रविदास नगर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी? ये हो जाती है सामाजिक वानिकी योजना, तो ये शुरू की जाती है आपकी 1976 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सामाजिक वानिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? सामाजिक वानिकी शब्द सर्वप्रथम दिया था आपका बेस्टो बॉय ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। और ये हो जाएगा 1968 में नौवें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन में बेस्ट बॉय द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, 1968 में ये हो जाता है। इसके बाद प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदू के पत्ते का जो आपका संग्रहण है वो किसके द्वारा कराया जाता है? किसके द्वारा कराया जाता है जड़ी बूटी और तेंदू के पत्ते का संग्रहण? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है ए इसका करेक्ट आंसर। सामाजिक वानिकी का कौन सा वृक्ष भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ है? क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे यही पूछ लिया घातक सिद्ध हुआ है, तो घातक सिद्ध हुआ है ये यूकेलिप्टिस, इसको सफ़ेदा भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, ये हो जाता है सामाजिक वानिकी का दुश्मन। अगला क्वेश्चन है बीड़ी बनाने के लिए किस वृक्ष की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है? बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किस वृक्ष की पत्तियों का? तो ये जो पत्ते हो जाते हैं ये हो जाते हैं आपके तेंदू वृक्ष के। ठीक है, तेंदू वृक्ष के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। वृक्षारोपण से संबंधित ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी? ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी? तो ये की जाती है आपकी 2001 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना किसकी सहायता से शुरू की गई है? ये की जाती है 1998 में उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, तो ये की गई है आपकी विश्व बैंक के सहयोग से, इसको जो है संचालित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कब किया गया था विश्व बैंक के द्वारा? तो विश्व बैंक ने 19 मार्च 1998 से इसको जो है शुरू किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रदेश में वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना कब से चलाई गई है? कब से चलाई गई है ये योजना? तो ये जो योजना चल रही है आपकी 12 और 13 से। ठीक है, ये भी आपको समझ लेना है। वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधी देश में प्रथम जीव विहार की स्थापना की गई है। प्रथम हो जाता है जीव विहार, तो इसकी जो स्थापना की गई है ये की गई है आपकी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, वन्य जीव विहारों के संरक्षण से संबंधित देश में प्रथम जीव विहार की स्थापना तो ये हो जाती है आपकी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। तत्कालीन जो है ये उस समय का था उत्तर प्रदेश में, और अब जो है वर्तमान में उत्तराखंड में आ जाता है। मोतीचूर वन्य जीव विहार इसको कहा जाता है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई है? कब की गई है इसकी स्थापना? तो इसकी जो स्थापना है वो की जाती है आपकी 1936 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। 1936 में की जाती है नैनीताल एवं गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 249। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान की स्थापना कहाँ की गई है? शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान की स्थापना तो ये की जाती है आपकी गोरखपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। दुधवा पशु विहार को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है दुधवा पशु विहार को कब दिया गया था? तो ये दिया जाता है आपका 1977 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। स्थापना की बात करेंगे 1968 में हो जाती है। दुधवा पशु विहार के नाम से जो है इसको जाना जाता था। 1977 में राष्ट्रीय उद्यान स्तर का इसको दर्जा प्रदान कर दिया है। ठीक है, और यही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और
वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम जल्द से जल्द उसका सुधार कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।